140 करोड़ पॉपुलेशन, 8 मेजर रिलीजन, 780 लैंग्वेजेस। सच में बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ना। इसीलिए तो इंडिया को एक डेमोक्रेटिक सेकुलर कंट्री माना जाता है। हाँ जी, जब इस कंट्री का इलेक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली वो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक फेस्टिवल है। इस इलेक्शन में वुमेन का रोल कितना इम्पोर्टेंट है। हाँ, आजकल की वुमेन मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर तक बन गए, इवन प्रेसिडेंट। लेकिन एक जमाना ऐसा था जहाँ वुमेन का खुद का कोई राइट्स नहीं था, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता था। लेकिन कैसे बने ये वुमेन जीरो से एकदम हीरो? क्या ये सफर इतना आसान था? हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लीगेसी। दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और बहुत सारा शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। डेटा के हिसाब से साल 3000 BC से इंडस रिवर वैली के पास इंडस सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन बोलते हैं, उसका शुरुआत हुआ। और उसी हड़प्पा सिविलाइजेशन में नो डाउट वुमेन हाउस होल्ड वर्क तो कर रहे थे, उनका सोशल इम्पोर्टेंस था। कई जगह ऐसे भी देखा गया कि जो सातवाहन डिनास्टी था उसका क्वीन नयनिका, उनकी माइनर सन जो सतकर्णी टू, उनके बिहाफ में किंगडम को रूल भी कर रहे थे। और भी दिखा गया चंद्रगुप्ता टू डॉटर पार्वती, जब रुद्रसेना के साथ उनका मैरिज हुआ तो कुछ ही साल में रुद्रसेना का डेथ हो गया। द ओल्ड थिंग्स रिपीट्स अगेन। मतलब रुद्रसेना के डेथ के बाद पार्वती ने जो बक्टक डिनास्टी, उसका क्वीन बने, यानी रूलर बने। तो ऐसे ही वुमेन शासन भी कर रहे थे। लेकिन जब इंडो यूरोपियन ट्राइब ने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अटैक किए, तब वो क्या किए? तब वुमेन प्रोस्टिट्यूशन का शुरुआत किए। वुमेन से अब उनका एजुकेशनल राइट्स छीन लिए, उनको घर के अंदर घूंघट के नीचे रहना पड़ा। ऐसे ही वो वुमेन को पूरी तरह दबाया गया। ये क्या हो गया? अब देखते हैं आखिर ये इलेक्शन का शुरुआत कहाँ से होता है। डाटा के हिसाब से 508 बिफोर क्राइस्ट से एंशिएंट ग्रीस में इलेक्शन का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। मतलब वहाँ पे नेगेटिव इलेक्शन का शुरुआत हुआ। इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिशियन को लोग पसंद नहीं करते थे, यानी जो पॉलिटिशियन बहुत ऑटोक्रेटिक थे, उनको उनके अगेंस्ट में लोग वोट दिया करते थे। अगर जिस पॉलिटिशियन का वोट 6000 से भी ज्यादा होता था तो उसको 10 इयर्स के लिए एक्साइल पनिशमेंट मिल रहा था। हाँ दोस्तों, ये तो बहुत अजीब इलेक्शन था। 1776 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इलेक्शन का शुरुआत हुआ। मतलब रूल यह था कि व्हाइट मैन अबव द एज ऑफ 21 देर अलाउड टू वोट, क्योंकि ब्लैक मैन को तो इंसान की तरह ट्रीट ही नहीं करता था। वो लोग ज्यादातर स्लेव कैटेगरी में आ जाते थे। लेकिन 1861 में जब अब्राहम लिंकन ने यूएस का प्रेसिडेंट बने, तब वो स्लेवरी को अबोलिश करने के लिए कोशिश किए। तो इसके वजह से शुरुआत हुआ सिविल वॉर का। हाँ दोस्तों, इसी सिविल वॉर जो कि 12 अप्रैल 1861 से शुरू होकर 9 अप्रैल 1865, मतलब 4 साल तक चला। और जब सिविल वॉर खत्म हुआ तो उसके साथ साथ स्लेवरी का भी अबोलिश हो गया। स्लेवरी के अबोलिशन के बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन में 13th, 14th और 15th अमेंडमेंट पास हुआ। और इसके वजह से जो कि ब्लैक मैन थे उनको वोटिंग राइट मिला। दोस्तों, सबको वोटिंग राइट मिल रहा था, लेकिन वुमेन को नहीं। तो इसके वजह से परेशान होकर यूएस के 2 लेडी, एक थे हैरियट बाइशॉप और एक थे जॉन ग्रे, जो कि एक जर्नलिस्ट थे। वो दोनों यूएस गवर्नमेंट के सामने वुमेन की वोटिंग राइट का रिटन डिमांड किए। लेकिन वोटिंग राइट तो दूर की बात है, साल 1870 तक वुमेन को खुद का प्रॉपर्टी में खुद का राइट्स नहीं था। अगर किसी कारण उसका डिवोर्स हो जाता है तो अपना बच्चा वो हस्बैंड को दे देता है, क्योंकि उसका कोई अधिकार नहीं रहता है। अगर कोई वुमेन एजुकेशन के लिए इंटरेस्ट जताए तो उसको ये बोला जाता था, नहीं, एजुकेशन लड़कियों को बात नहीं है, इसकी वजह से तुम्हारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन खराब हो जाएगा। ये तो बहुत अजीब चीज था। और एक कोई वुमेन अपना लिवलीहुड कलेक्ट करने के लिए अगर कोई फैक्ट्री में काम करता है और ट्रेड करता है तो उसको एक फेल्ड वुमेन की डेफिनेशन मिल जाता है। हाँ दोस्तों, ये था वुमेन की हालत। जब पूरी दुनिया में वुमेन की वोटिंग राइट का डिमांड बढ़ने लगा, तब वुमेन के साथ एक बहुत बड़ा कंस्पिरेसी हुआ था। हाँ जी, क्योंकि साल 1909 में जब एम्पायर वोटिंग मशीन गो, एक वोटिंग मशीन इंट्रोड्यूस कर दिया गया इलेक्शन के लिए सिटी ऑफ मिनियोपोलिस यूएस में। वहाँ पे यह इंस्ट्रक्शन था, अगर कोई वुमेन वोट देने के लिए अंदर जाएगा तो तुरंत क्लैश वोट नाम का एक लीवर था,
उसको जो आदमी वहाँ पे वोट काउंटर में रहता था वो वहाँ पे खींच देता था ताकि वोमेन का वोट मशीन के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स द मशीन विल ब्लॉक यू एंड व्हेन द वोमेन लीव्स द वोट काउंटर देन वो मशीन को आर नाम का और एक लीवर था उसको खींच के नॉर्मलाइज कर देता था। वोमेन सफरेज मूवमेंट जब तगड़ा हुआ तब पूरी दुनिया से वोमेन को वोटिंग राइट का डिमांड बढ़ने लगा। फिर मजबूर होके फाइनली 1918 में एक अमेंडमेंट पास हुआ। इसमें यह लिखा था ब्रिटिश वोमेन ओवर द एज ऑफ 30 दे आर एलिजिबल टू वोट। तब तो हम देख लिए कि पूरी वर्ल्ड की वोमेन कैसे वोटिंग राइट का डिमांड किए और फाइनली उनको वोटिंग राइट कैसे मिला। लेकिन अब देखते हैं इंडिया का हालत क्या था, इंडियन वोमेन को कैसे मिला वोटिंग राइट। एक लेडी थे मार्गरेट एलिजाबेथ कर्जन जो कि इरिश इंडियन एजुकेशनिस्ट थे। अब जानते हैं जब उनका शादी हुआ जेम्स कर्जन नाम का एक पोएट के साथ तब दोनों कपल साल 1915 में इंडिया को शिफ्ट हो गए। इन मार्गरेट कर्जन एक रिवोल्यूशनरी पर्सनालिटी थे और वो सोशल रिफॉर्मेशन चाहते थे, तो इसके वजह से वो साल 1917 में अन्नी बेसांत, हीराबाई टाटा, एस अंबुजा मेल ऐसे बहुत सारे लेडी के साथ मिलकर वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन बनाए। जिस एसोसिएशन का मोटो ये था कि सोशल रिफॉर्मेशन लाया जाए, वुमेन को वोटिंग राइट मिले, एजुकेशनल राइट मिले, ऐसे बहुत कुछ। और उसी टाइम में जो सरोजिनी नायडू थे जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम में जानते हैं, वो 14 वुमेन के साथ मिलके वुमेन का वोटिंग राइट का डिमांड किए और उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए सोचे कि न्यू फ्रेंचाइजी बिल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर हो रहा था। धीरे धीरे वुमेन का पॉलिटिकल डिमांड बढ़ने लगा इंडिया में। साल 1918 में मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म नाम का एक एक्ट पास कर दिया गया इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन उसी एक्ट में वुमेन का वोटिंग राइट या पॉलिटिकल डिमांड के बारे में कुछ भी नहीं लिखा गया। तो इससे डिसअपॉइंट होके वुमेन्स इंडियन एसोसिएशन का मेंबर अपनी जो मैगजीन था स्त्री धर्म उससे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए और इसको एक सोशल इशू बनाए। दोस्तों ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इसके ऊपर सोचने के लिए मजबूर हो गया। इसके वजह से तो अप्रैल 1919 में लॉर्ड साउथवोर्ड जो कि ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे वो एक रिपोर्ट प्रोड्यूस किए। लेकिन रिपोर्ट में वो ये लिखे एजुकेटेड वुमेन का कैपेबिलिटी है वोट देने के लिए बट ऑल वुमेन आर नॉट रेडी। इससे गुस्सा होकर वुमेन ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिए और बॉम्बे कमेटी ऑफ वुमेन ने हीराबाई टाटा जो कि जमशेदजी टाटा की वाइफ थे और उनकी बेटी मिथन को शंकर नायर नाम को एक इंडियन लॉयर के साथ भेज दिए और लकीली उन सबको इंटरनेशनल वुमेन से भी सपोर्ट मिला। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, वो तो डिप्लोमेसी पे डिप्लोमेसी करते जा रहा था। साल 1919 में वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया और जिसमें ये साफ साफ लिखा गया कि जो वुमेन का एनुअल इनकम 10,000 और 20,000 से भी ज्यादा है तो उसको ही सिर्फ वोटिंग राइट मिलेगा और जो सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट है, रिनाउंड पर्सनालिटी है सिर्फ उनको मिलेगा। तो आप सोचिए कितने वुमेन इसके अंदर आएंगे, सिर्फ 1%। आप सोच रहे हैं कि 10,000 20,000 आजकल के जमाने तो बहुत लग रहा है। मैं ये बात बोल रही हूँ साल 1919 में, तो इसका वैल्यू लाख से भी ज्यादा माना जाता था उसी टाइम में। इसके वजह से वुमेन के अंदर एजुटेशन और बढ़ गया। और एक डिप्लोमेटिक बात यह है, इलेक्शन में स्टैंड करने का राइट है ना, वो तो डिसाइड करेगा इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया। हाँ दोस्तों, वही इंपीरियल काउंसिल ऑफ इंडिया जो ब्रिटिश इंडिया का पार्लियामेंट के रूप में काम करता था, जो लॉ फ्रेम कर रहा था। तो इसके वजह से पूरी देशव्यापी आंदोलन हुआ। दोस्तों ये आंदोलन इतना तेजी से बढ़ा कि महात्मा गांधी ने भी उसको सपोर्ट किए और वो वुमेन का सोशल रिफॉर्मेशन के फॉर्म में थे, लेकिन वो भी एक डिप्लोमेसी खेल दिए। क्या था वो डिप्लोमेसी? यंग इंडिया नाम का एक मैगजीन में एक आर्टिकल पब्लिश किए जिसमें वो साफ साफ लिखे कि हम वुमेन का सफ्रेज राइट को सपोर्ट नहीं कर रहे, नो डाउट दे शुड गेट द एजुकेशनल राइट। तो इससे वुमेन जो फ्रीडम फाइटर थे आंदोलन किए, जो कि थे मार्गरेट कर्जन, अन्नी बेसांत, सीबी राव, हीराबाई टाटा, ऐसे बहुत ही आइकॉनिक लेडी इसको ठान लिए थे कि हम वुमेन को पॉलिटिकल राइट देख के रहेंगे ही रहेंगे, हमको मेल की तरह राइट्स चाहिए। फाइनली उन आइकॉनिक लेडियों का सपना सच हुआ और साल 1919 में ही मद्रास सिटी काउंसिल ने वुमेन को वोटिंग राइट दे दिया। लेकिन इलेक्शन में स्टैंड करने का राइट नहीं मिला था, तो इससे वुमेन फ्रीडम फाइटर और भड़क गए और आंदोलन किए। फिर फाइनली 2 साल बाद 1921 में मद्रास प्रेसिडेंसी ने वुमेन लोगों को इलेक्शन में स्टैंड करने के लिए राइट्स दे दिया। तो उससे इंस्पायर होके बंगाल की वुमेन भी कमेटी बनाए जो कि ऑर्गेनाइजेशन सफ्रेज मूवमेंट के लिए बनाए। रोल लिए थे आबला बोस और कुमुदुनी बोस।
दोस्तों ये लोग तो वुमेन ऑर्गेनाइजेशन बना दिए और उसी साल यानी 1921 में वो भी वुमेन के लिए पॉलिटिकल डिमांड किए। लेकिन बंगाल के जो आदमी लोग होते हैं ना, उनका आर्गुमेंट था कि अगर हम वुमेन को वोटिंग राइट दे देंगे तो जो प्रोस्टिट्यूट लोग होते हैं ना, वो भी वोटिंग राइट पाएंगे। इसी कंजर्वेटिव आइडिया से वो वुमेन लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिए। फिर बंगाल की महिलाएं थे वो और ज्यादा आंदोलन किए और सड़क पे उतरे, तो फाइनली मजबूर होके बंगाल गवर्नमेंट में भी 1925 में वुमेन को वोटिंग राइट दे दिया। दोस्तों 1929 तक बिहार और उड़ीसा की वुमेन को भी वोटिंग राइट मिल गया था, लेकिन वही सेम क्राइटेरिया कि जो प्रॉपर्टी क्वालिफिकेशन, जो प्रॉस्परस फैमिली की लेडी होते हैं वो सिर्फ वोट दे पाएंगे। तो इससे घबरा के जो कि वुमेन फ्रीडम फाइटर थे, इंडिपेंडेंस की मांग किए, क्योंकि उनका गोल क्लियर था कि हमको आजादी चाहिए। तो जो होता है ना, गुड कॉज मेक्स स्टाउट हार्ट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मजबूर होके 15 अगस्त 1947 में इंडिया को आजादी दिया। दैट मीन्स वी गॉट एन इंडिपेंडेंट इंडिया। दोस्तों इसी इंडिपेंडेंट इंडिया में कोई भेदभाव नहीं था, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। ऑल आर इक्वल इरेस्पेक्टिव ऑफ सोशल बैकग्राउंड, इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इरेस्पेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी बैकग्राउंड। दोस्तों इंडिया इंडिपेंडेंट होने के बाद जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो शुरू हुआ था 25 अक्टूबर 1951 और खत्म हुआ 21 फरवरी 1952 में। और इसी जनरल इलेक्शन में ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया अबव द एज ऑफ 21 दे आर एलिजिबल टू वोट। दोस्तों सब कुछ तो सही चल रहा था, लेकिन अब आया साल 1989 और उसी टाइम में इंडिया का प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, और वो सोचे कि 18 इयर्स में ह्यूमन का ब्रेन मैच्योर हो जाता है। साल 1989 में ही हमारा वोटिंग एज 29 से रिड्यूस होकर 18 इयर्स हो गया। हम तो इलेक्शन के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बात किए, इसका हिस्ट्री भी निकाल दिए, लेकिन आज का हमारा ये ऑब्जेक्टिव है हम कैसे राइट कैंडिडेट को ही वोट देंगे, क्योंकि इसके ऊपर हमारी कंट्री का फ्यूचर डिपेंड करता है।